Hey, hello, my dear CA final students. Welcome to the channel. As I have already promised you in the earlier video that we are going to do in the class what integrated case scenario issued by ICAI. So institute ने जो integrated case scenarios दिए कहाँ मिलते हैं ये आपके login credential से जब आप BOS पोर्टल पे login करेंगे वहां पे आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं. तो इन क्वेश्चन से मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक अप्रोच डेवलप करवाऊं कि किस तरीके से आपको इस तरीके के केस स्टडी को हैंडल करना है एग्जाम में. तो आज की वीडियो में मैं कर रही हूँ केस सिनेरियो असेसमेंट प्रैक्टिस वाले का इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 1. तो आ जाइए मेरे साथ, इसको रीड करते हैं. लेकिन आपके अप्रोच के हिसाब से सबसे पहला काम इसको रीड करना नहीं, बजाय इसके नीचे जो एमसीक्यू है उसको रीड करना होता है. तो पहले हम देखते हैं कि क्या तरह की चीजें पूछ रहा है. तो ये पहला एमसीक्यू पूछता है, इन द व्यू ऑफ अबव केस सिनेरियो विच अकॉर्डिंग टू यू इज द करेक्ट स्टेटमेंट. अब इसने तो यही कह दिया कि ऊपर जो आपने केस सिनेरियो पढ़ा उसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि क्या केस सिनेरियो ने बात कही है. इसके लिए मुझे केस सिनेरियो एक बार ओवरव्यू लेना पड़ेगा. तो देखते हैं. एबीसी लिमिटेड इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग गारमेंट्स. गारमेंट्स में ट्रेड करने का बिजनेस है एबीसी लिमिटेड का. 5 साल से ट्रेड कर रही है ये. ठीक है. पिछले साल लास्ट ईयर क्या हुआ, उसकी कोची वेयर हाउस में इन्वेंट्री था. टोटल इन्वेंट्री का 1% से भी कम वैल्यू का इन्वेंट्री उसकी कोची वेयर हाउस में पड़ा था. इसीलिए ऑडिटर ने थोड़ी सी, आप ये मानो, केयरलेसनेस दिखा दी. ऑडिटर ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ विटनेसिंग और परफॉर्मिंग द फिजिकल काउंट, वहां पे जाके फिजिकल काउंट करना ऐसा नहीं किया. उसकी बजाय विश्वास कर लिया किस पे, मैनेजमेंट के इन्वेंट्री कंफर्मेशन के. ऑडिटर ने मैनेजमेंट की बात मान ली. क्या मैनेजमेंट ने जाके किया था, चेक करते हैं. तो देखो क्वेश्चन पढ़ने में पता लगा, मैनेजमेंट इन टर्न रिलाइड अपॉन द वेयर हाउस कीपर स्टॉक रजिस्टर. मतलब मैनेजमेंट ने खुद भी काउंट नहीं किया, ये सोच के कि इतना सा तो है, रहने देते हैं. मैनेजमेंट ने किसकी बात मान ली, वेयर हाउस के स्टॉक कीपर की. चलो बात तो मानी जो मानी, लेकिन उसी साल में यहाँ पे डिफरेंस नजर आया था स्टोर रजिस्टर और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की क्लोजिंग बैलेंस में. फिर आप बात कैसे मान सकते थे. यानी मुझे यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ लग रही है. एज एन ऑडिटर मुझे, ऑडिटर ने तो यहाँ पे खुद ही गड़बड़ की है. अब क्वेश्चन को रीड करके मुझे ये गड़बड़ पता चली. ऑडिटर ने विश्वास किया मैनेजमेंट पे, मैनेजमेंट ने विश्वास किया स्टोर बुक कीपर पे. स्टोर बुक कीपर की तो उस साल गलती मिल गई थी. ठीक है. उसके बाद में उस गलती को मैनेजमेंट ने बोला ये तो इमटेरियल है, और उस गलती को एडजस्ट कर दिया मिसलेनियस P&L अकाउंट से. ये सब बातें कब की थी, पिछले साल की. इस साल क्या हुआ, इन द करंट ईयर वाइल परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स. करंट ईयर में जब ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहा था तो उसको एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन मिला कि कोची वेयरहाउस की सेल में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में, या फिर ये मान लो एक इंपॉर्टेंट रिडक्शन हुआ है सेल में. जबकि फ्रेट चार्जेस में स्पाइक है, फ्रेट चार्जेस बढ़े लेकिन सेल कम हुई. ऐसा कैसे. तो ऑडिटर ने नोटिस किया कि वहां पे ना नंबर ऑफ शिपमेंट्स टू कोची तो बहुत है, ठीक है, लेकिन इनवॉइस कैंसिलेशन के केस भी बहुत है और सेल रिटर्न के केस भी बहुत है. तो ऐसा सब गड़बड़ ऑडिटर को मिला. ठीक है, मैंने ऊपर ऊपर से रीड किया एक बार. उसके बाद में क्या हुआ, however this year the inventory lying at Kochi is as 4.5% as per books. पिछले साल तो 1% से भी कम सामान था उस कोची वेयर हाउस में, और अब इस साल कह रहा है कि 4.5% है एज पर बुक्स. ऑडिटर इंक्वायर्ड ऑन द पीरियोडिसिटी ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन. ऑडिटर किससे पूछता है, इंक्वायरी करता है. ऑडिटर ने इंक्वायरी करी मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट ने क्या क्या जवाब दिया कि फिजिकल वेरिफिकेशन हम हर 6 महीने से करते हैं, एंड द वेयर हाउस कीपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन एंड सेंडिंग रिकॉर्ड्स बैक टू द हेड ऑफिस. अच्छा, हम नहीं करते भाई. फिजिकल वेरिफिकेशन कौन करता है वेयर हाउस पे, वो करता है वेयर हाउस का कीपर. वो जाके करता है, हमको रिकॉर्ड देता है हर 6 महीने में हेड ऑफिस में. और बिकॉज ऑफ लो ऑपरेशन इन द पास्ट ईयर वेयर हाउस कीपर हिमसेल्फ टेक केयर ऑफ इनवॉइस एंड डिस्पैचिंग गुड्स. ये इनवॉइसिंग का काम, गुड्स डिस्पैचिंग का काम भी कौन कर रहा है, वही वेयर हाउस कीपर कर रहा है. मंथली इनवॉइस डिटेल अलोंग विद द मंथली स्टॉक रजिस्टर इज सेंट टू द हेड ऑफिस. दिस ईयर टू सब्सटैंशियल डिफरेंस अमंग इन्वेंट्री एज पर बुक्स एज पर स्टॉक रजिस्टर एंड इन्वेंट्री एज पर फिजिकल वेरिफिकेशन एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. अच्छा, इस साल भी आपको कुछ डिफरेंस नजर आया. तो इस वजह से ऑडिटर ने क्या डिसाइड करा कि वो जाएगा कोची वेयर हाउस. क्या कंडक्ट करेगा, पता लगाएगा कि भाई ये गड़बड़ कैसे हो रही है, ये डिफरेंस कैसे मिल रहा है. तो विजिट के बाद ऑडिटर को क्या पता चला, ये सच्ची कहानी है. ऑडिटर को पता चला कि वेयर हाउस कीपर वाज इशूइंग द स्टॉक विद इनवॉइसेस, हाउएवर ऑन सेल रिटर्न द क्रेडिट नोट वर इशूड टू वेरियस कस्टमर एंड एंट्री वाज मेड इन स्टॉक रजिस्टर ऑफ goods received on sales return but physically goods never returned.
क्या बात है, सब कुछ हो रहा है, रिटर्न का इनवॉइस भी हो रहा है, रिटर्न की एंट्री भी हो रही है, पर कभी गुड्स वापस आता ही नहीं है फिजिकली। तो ऑडिटर को डाउट हुआ। द ऑडिटर ऑल्सो डाउट दैट सेम इंस्टेंस माइट हैव हैपेंड लास्ट ईयर। भाई पिछली साल तो मैंने उनकी बातों पे भरोसा कर लिया था, मैंने जाके कुछ करा भी नहीं, हो सकता है तो पिछली बार भी हुआ हो। इस इंफॉर्मेशन की वजह से मैनेजमेंट ने ऑडिटर को कहा that why this was not brought into the notice last year, whether the audit not conducted properly then। अच्छा ठीक है, सारा ठीक रहा, किसके सर पे फूटा? ऑडिटर के। एक तो ऑडिटर ने गलती पता लगाई, अब ऑडिटर को ही जिम्मेवार ठहरा दिया गया कि तुमने ही पिछले साल अच्छे से काम नहीं किया। ये सारा था आपका इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो की कहानी। एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी बात आपके हिसाब से सही है। तो मैं भी एज अ स्टूडेंट आप ही के सामने टिक करने वाली हूँ। पहला पूछता है ओनली द एरर कैन बी एक्सपेक्टेड टू आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द ऑडिट। बिल्कुल गलत। ऑडिट में हम कहते हैं फ्रॉड और एरर दोनों का डिटेक्शन कीजिए। दूसरा, ओनली द स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस कैन बी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। जी नहीं, आप केवल स्टैट्यूटरी कंप्लायंस नहीं चेक करते, हम बहुत सारी चीजें चेक करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट के दौरान। तीसरा, ऑडिटर कंटेंड द लास्ट ईयर द इन्वेंट्री लेवल इन कोची वाज नॉट इन सैम्पलिंग मटेरियलिटी लेवल। ऑडिटर ने यही तो छोटा सोचा था ना कि 1% से भी तो कम है, सैम्पलिंग मटीरियलिटी लेवल से भी नीचे है। देयरफॉर द इशू वाज नॉट आइडेंटिफाइड। इसी वजह से ऑडिटर को पता नहीं चला। दिस इज पार्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। अच्छा, ये मुझे कुछ हद तक ठीक लग रहा है, बिकॉज यही बात हुई थी कि ऑडिटर ने सोचा छोटा सा तो है, अपन मैनेजमेंट की बात मान लेते हैं, ये देखा ही नहीं कि मैनेजमेंट कहाँ से सीख रहा है। ओके, एंड द लास्ट वन इज द मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट ऑल फ्रॉड एंड एरर मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद द स्टैट्यूटरी ऑडिट। जी नहीं, मैनेजमेंट जो ऑडिटर है वो रीजनेबल एश्योरेंस प्राप्त करता है। ऐसा जरूरी नहीं कि सारे फ्रॉड और एरर उसको ऑडिटर को मिल जाए। तो ये थर्ड वाली बात इसमें हमें सही लग रही है, बाकी आंसर हम लास्ट में चेक कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट केस सिनेरियो का पहला क्वेश्चन मैंने यहीं पे किया है। दूसरा, विच कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क आर रिप्रेजेंटेड इन द अफोरसेड सिनेरियो। तो इस सिनेरियो में आपको क्या लगा कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो हैम्पर्ड था। तो देखो क्या है, मेरे को दो गड़बड़ लगी। एक तो कंट्रोल रिस्क, ठीक है, कंट्रोल अच्छे से एप्लीकेबल नहीं थे। दूसरा डिटेक्शन रिस्क, क्योंकि इसने बोला है इनहेरेंट रिस्क ड्यू टू नेचर ऑफ बिजनेस, तो ऐसा कुछ नहीं था, आप उस रिस्क को होने से रोक सकते थे। दूसरा बोला कंट्रोल रिस्क इज ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट डिजाइन एंड इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अगर वहां पे इंटरनल कंट्रोल अच्छे से होते तो फिर वो वेयर हाउस कीपर गलती नहीं कर पाता। तो कंट्रोल रिस्क तो है ही। दूसरा, एंड ऑडिट डिटेक्शन रिस्क ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर नॉट आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट। ऑडिट रिस्क इसलिए क्योंकि उसने है ना उस 1% से कम वाली अमाउंट को सोचा कि वो मटीरियलिटी से ही कम है, सैम्पलिंग की वजह से या ऑडिट रिस्क जो है यहाँ पे है, इसीलिए हम इसको डिटेक्शन रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज, ये वाला तो मुझे सही लग रहा है, तीसरा और देख लेते हैं। फ्रॉड रिस्क ड्यू टू नेचर एंड साइज ऑफ ऑपरेशन एंड हाई लाइकलीहुड ऑफ फ्रॉड ड्यू टू इट्स सिग्निफिकेंस। तो देखो फ्रॉड रिस्क जो है, ठीक है ये बात सही है, लेकिन विच कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क आर रिप्रेजेंटेड हियर। तो ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट हम पढ़ते हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, तो ये तो बिल्कुल ही हट जाता है, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। लास्ट वाला भी रिस्क ऑफ एरर भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। हमारे पास पहले दो ऑप्शन बचते हैं। एलिमिनेशन मेथड यूज किया कीजिए, सेकेंड और थर्ड को तो फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान में रखो, फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड और फोर्थ को पूरा कट कर दो। सही है, थर्ड और फोर्थ तो ऐसा कोई कंपोनेंट ही नहीं ऑडिट रिस्क का। पहले दो में से आपको ये पता लगता है कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क है, इसीलिए मैं इसको टिक कर रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, which internal control seems to be compromised as the root cause here। सबसे मेन कारण क्या है यहाँ पे गड़बड़ होने का? लैक इन सेफ गार्डिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे ना एसेट से रिलेटेड गड़बड़ नहीं हुई थी, यहाँ पे इन्वेंट्री की जो काउंटिंग थी ना उसमें हमने सारा काम किसको दे रखा था? वेयर हाउस कीपर को, तो वो गड़बड़ें किए जा रहा था, ये गड़बड़ हुई थी। तो एसेट का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है, फर्स्ट वाला नहीं हो सकता। दूसरा, लैप्स इन कंप्लायंस कंट्रोल रिलेटिंग टू नॉन कंप्लायंस ऑफ शेयरिंग इन्वेंट्री लेवल विद द जीएसटी डिपार्टमेंट। हमारे ऑडिट में उस डिपार्टमेंट को आप क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं उससे कोई ऑडिटर का लेना देना नहीं था, गड़बड़ तो अंदर थी। तीसरा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, यानी कि हर किसी की ड्यूटी थोड़ी अलग अलग होनी चाहिए थी, एक ही इंसान के सिर पे सारी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए थी। ये मुझे कुछ ठीक लग रहा है, क्योंकि वेयर हाउस कीपर को आपने सारा काम दे रखा था, वही लिख रहा था, वही इनवॉइस कर रहा था, वही रिटर्न ले रहा था। अगर दो लोग होते तो 1 मिनट में उसकी गलती पकड़ी जाती, इसलिए ये हो सकता है। नेक्स्ट इज इन एडिकेट रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट लीडिंग टू नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ करेक्ट इन्वेंट्री वैल्यू। ठीक है, देखो फोर्थ वाले में डॉक्यूमेंट तो सब बन रहे थे, इनवॉइस भी बन रहा था, सामान वापस नहीं आ रहा था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ
ड्यूटी है। वैसे भी इंटरनल कंट्रोल पूछा है, विच इंटरनल कंट्रोल, तो आपका ये फर्स्ट वाला इंटरनल कंट्रोल का टाइप है, थर्ड वाला है, इसलिए इन दोनों में से ऑप्शन बचता है। अगर आपने अच्छे से स्टैंडर्ड्स को पढ़ा हुआ होगा ना, तो आपको इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर में से ये याद आ जाएगा कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स, ये सब टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, to ensure that such instances are not taking place in other warehouse as well, the management want to get an audit done. इस वेयर हाउस में तो हो गया, कौन से में, कोची वाले में। अब मैनेजमेंट को चाहिए कि और कहीं पे ना हो, तो ऐसा करने के लिए क्या लेंगे। देखिए आपके सिलेबस में 2 ऑडिट है, ऑपरेशनल और इंटरनल। थोड़े टाइम पहले तक वो दोनों अलग अलग थी, लेकिन इंटरनल ऑडिट में ये लिखा जाता है इट इंक्लूड्स, इट्स स्कोप इज वाइडर देन ऑपरेशनल ऑडिट। यानी अगर आप कुछ चाहते हैं कि ऑपरेशनल ऑडिट भी हो जाए और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी चेक हो जाए ना, तो सब कुछ मिला के इंटरनल ऑडिट उसका कॉम्बो है, उसका पैकेज है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट तो यानी मैनेजमेंट गड़बड़ कर रहा है, यहाँ मैनेजमेंट की गड़बड़ नहीं थी, यहाँ तो उस वेयर हाउस कीपर की गड़बड़ थी। तो मैनेजमेंट के काम को चेक नहीं करवाना मुझे, फर्स्ट ऑप्शन क्रॉस हो गया। टैक्स ऑडिट का तो बिल्कुल ही काम नहीं है यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन भी क्रॉस हो गया। बचे 2 ऑप्शन, दूसरा और तीसरा। दूसरा है इंटरनल ऑडिट, तीसरा है ऑपरेशनल ऑडिट। दोनों में से ऑपरेशनल ऑडिट तो छोटा सा पार्ट है, मुझे तो कंट्रोल भी चेक कराने और उनके ऑपरेशन भी चेक कराने, तो इंटरनल ऑडिट चूज करूंगी, मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे वो लगा। अब देखो, अगर आपसे गलती से भी पहले वाला सही नहीं भी होता तो ये क्या कह रहा है, विच सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एस्पेक्ट सीम टू हैव बीन कॉम्प्रोमाइज हियर। खुद ने ही बता दिया कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी वाला जो इंटरनल कंट्रोल है वो हैम्पर्ड है। मैं तो एश्योर हूं कि मेरा ये वाला आंसर तो सही हो ही गया ना। अब देखो क्या बोला, ये कौन सा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में कमी रह गई, ऑथराइजेशन, एग्जीक्यूशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, क्या कमी इसमें थी। दूसरा ऑथराइजेशन, एग्जीक्यूशन एंड कस्टडियन। पहली चीज तो कस्टडी गलत इंसान के दे रखी थी आपने वेयर हाउस कीपर को जो कस्टडी दे रखी थी ना उसकी, वो गलत थी। तो मैं पहले तो इसमें चेक करूं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में कस्टडियन नहीं है, तो वो मैं क्रॉस कर देती हूँ, एलिमिनेट कर देती हूँ, बिकॉज आई एम डैम श्योर कि कस्टडी वाला पॉइंट तो आएगा। उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग भी आना चाहिए, क्योंकि उसके रिकॉर्ड में गड़बड़ है ये मान लो। तो अब बचता है ऑथराइजेशन है या एग्जीक्यूशन है। तो केस स्टडी में इस पॉइंट पे मैं आपको कह सकती हूँ कि हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, या आपको ऐसा लगे कि किसी भी टॉपिक के अंदर का कोई कीवर्ड नजर नहीं आ रहा। तो इस क्वेश्चन में तो देखो, मैं तो भाई सेकंड एंड थर्ड में कंफ्यूज हूँ, तो देखते हैं कौन सा लगाते हैं, कौन सा मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है। ऑथराइजेशन, एग्जीक्यूशन एंड कस्टडियन। एग्जीक्यूशन ओके एंड एग्जीक्यूशन दोनों में कॉमन है, कस्टडियन भी दोनों में कॉमन है। मुझे डिसाइड करना है रिकॉर्ड कीपिंग और ऑथराइजेशन के बेसिस पे, मुझे केवल इन दोनों के बेसिस पे डिसाइड करना है। पीछे के दोनों देख लेते हैं, अगर हमें कुछ लगा हो कि कहीं से इसमें आंसर मिल रहा हो तो हमने पीछे के सारे देखे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं जाना चाहूंगी इसमें इसके साथ में, किसके, एग्जीक्यूशन, कस्टडियन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वेयर हाउस कीपर के पास कोई अथॉरिटी होगी जो उसने गड़बड़ की होगी, इसलिए हमने उसको कोई खास अथॉरिटी तो दे ही नहीं रखी, उसको तो काम संभालने के लिए दे रखा है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, इसलिए मैं इसको सबमिट करती हूँ। ओके, so these were the answers. So this was the discussion about your case study number 1. I hope आपको अप्रोच डेवलप हुई होगी किस तरीके से आंसर करना है। देखो कभी भी केस स्टडी टफ नहीं होता है, हमारे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, हमको थोड़ा उसको ब्रेक कर करके पढ़ने की जरूरत है। तो आप चीजों को थोड़ा ब्रेक कर करके कहेंगे। लास्ट वाला तो मेरा खैर तुक्के से सही हो गया, उसमें तो मैं अथॉरिटी वाला भी कर सकती थी, कोई खास बात नहीं थी, पर हाँ आई एम श्योर कि मुझे पहले चारों के आंसर क्लियर थे। मैंने आपको रीजन भी बता दिया ऑप्शन को एलिमिनेट करने के। इसी तरीके से हम आगे के केस सिनेरियो सॉल्व करेंगे, और धीरे धीरे जब सारे आप मेरे साथ 6-7 केस सिनेरियो सॉल्व कर लेंगे ना, उसके बाद आपको समझ आने लग जाएगा कि मैं कहाँ से की लाइंस उठा रही हूँ और क्यों आंसर को टिक कर रही हूँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू।